हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शाहिद सैयद और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों इनकम टैक्स का एक न्यू सर्कुलर इशू हुआ है। सर्कुलर नंबर 12/2020 डेटेड 20 मई 2020। ये लेटेस्ट सर्कुलर है दोस्तों। ये सर्कुलर में क्या क्या चीजें हैं वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। मतलब कौन कौन से प्रोविजंस पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये सर्कुलर के थ्रू एक क्लैरिफिकेशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने दिया है। वो क्लैरिफिकेशंस क्या है वो सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसे आप लोग को स्क्रीन पे सर्कुलर की कॉपी दिख रही होगी, सर्कुलर में देखिए अभी ये जो फर्स्ट पैरा है ना, फर्स्ट पैराग्राफ में वही सारी चीजें मेंशन है। जैसे मैं आप लोग को एक थोड़ा सी एक समरी आपको दे देता हूँ कि क्या है जो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या मेंशन है। हम लोग एक बार पढ़ भी लेंगे कि फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेंशन है दोस्तों कि फाइनेंस एक्ट 2019 को एक सेक्शन इंसर्ट किया गया था इनकम टैक्स में, 269 SU। अब ये 269 SU क्या है? अब ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है? सब कंपनीज यानी सारे एसएससीज पे एप्लीकेबल है जिनका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीज है। अब जिसका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ रुपीज है ना दोस्तों, तो वो उस पे ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाता है। अब उनको एक मैंडेटरी एक प्रोवाइड करना है फैसिलिटीज। जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा है उनको मैंडेटरी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है कि वो कोई भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करेंगे ना दोस्तों तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में होना चाहिए। तो ये सारी चीज मेंशन किया हुआ है। अब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, ये एक वर्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, उसको भी डिफाइन कर दिया गया था नोटिफिकेशंस के थ्रू। नोटिफिकेशन नंबर 105 2019 डेटेड 30 दिसंबर 2019 को एक नोटिफिकेशन आया था जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोड्स में कौन कौन सी चीजें आती है तो वो एक्सप्लेन कर दिया गया था। जैसे डेबिट कार्ड पावर्ड बाय रुपे, यूनिफाइड पेमेंट्स यानी यूपीआई भीम, फिर यूपीआई क्यूआर कोड, भीम यूपीआई क्यूआर कोड, ये सारी चीजें इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के डेफिनेशंस में आती है। नोटिफाइड एज प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, नोटिफाइड प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये बोल दिया था दोस्तों। अब इसमें है क्या इशू, मतलब क्या, यानी ये सर्कुलर लाने का क्या मकसद है? अब जैसे ही गवर्नमेंट ने ये बोला ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया ना, तो मार्केट में एक बहुत कंफ्यूजन फैल गया कि यानी फॉर एग्जांपल मेरी कंपनीज है, मेरा 50 करोड़ के अबाव का टर्नओवर है, तो मैं पेमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ। किससे पेमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ? नॉर्मल यानी उनसे भी पेमेंट्स एक्सेप्ट करता हूँ जो B2B ट्रांजेक्शन होता है और B2C ट्रांजेक्शन होता है। तो ये जो सेक्शन है ये दोनों पे एप्लीकेबल है। तो वो सारी चीजों पे बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आ रहा था। तो सेकंड पैराग्राफ में, फर्स्ट पैराग्राफ हम लोग फट देख लेते। मैंने ऑलरेडी आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। देखिए, इन फर्दरेंस टू बी डिक्लेयर पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट to encourage digital transaction move towards its less cash economy, a new provision namely section 269 SU was inserted in the income tax act 1961। जैसे मैंने आपको बताया था, under finance act 2019 these sections requires every person carrying on business and having sales turnover gross received from the business of more than 50 crore rupees in the preceding immediate preceding financial year। हाँ, 50 करोड़ रुपीस, मैंने ये चीज आपको नहीं बताया था कि उसका 50 करोड़ रुपीस का सेल्स टर्नओवर होना चाहिए इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में। देन इज मैंडेटरी प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स थ्रू प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अब प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को डिफाइन किया है नोटिफिकेशन नंबर 105/2019 डेटेड 30 दिसंबर 2019 को, जिसमें मैंने आपको बताया कि रुपए हो गया, फिर यूपीआई हो गया, फिर यूपीआई क्यूआर कोड हो गया, भीम यूपीआई क्यूआर कोड हो गया। ये सारी चीज नोटिफाइड एज अ प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मोड्स है। फिर उसके बाद देखिए गवर्नमेंट ने सेकंड पैराग्राफ में यही बताया कि बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन आए थे उनके पास कि यह B2B ट्रांजेक्शन के लिए है कि B2C ट्रांजेक्शन के लिए। तो उन्होंने कह दिया कि देखिए B2B ऑलरेडी बड़ा, B2B जो ट्रांजेक्शन होता है वो ऑलरेडी एक ह्यूज अमाउंट का ट्रांजेक्शन होता है। तो और उस ऑलरेडी वो NEFT और RTGS के मोड पे होता है। और अगर वो B2C ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर वो एप्लीकेबल कर देगा गवर्नमेंट, तो बहुत सारे कॉस्ट यानी एडिशनल कॉस्ट, इनकम, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएंगे। क्योंकि आप लोग को पता है, ये आप लोग जैसे आप लोग ने बहुत सारे शॉप्स में देखा होंगे कि आप लोग कार्ड स्वैप करते हैं, तो कार्ड जो स्वैप करते हैं ना उसके भी 2% चार्जेस पेमेंट्स करना पड़ता है। जैसे 10,000 रुपीज आपने स्वैप किए तो वो वो शॉपकीपर है ना, शॉपकीपर को पूरा 10,000 नहीं मिलता है, उसका 2% बैंक चार्जेस लेती है, उसका जो सर्विसेज चार्जेस होता है
2%, सबके बैंक के अलग अलग चार्जेस होते हैं, 2%, 1.5%, डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस होते हैं। तो वो भी एक तरीके से कॉस्ट है दोस्तों। तो फॉर आप लोग ये सोचो कि मेरा 50 करोड़ का टर्नओवर है, अगर 50 करोड़ के टर्नओवर पे अगर मैं 2% भी चार्जेस, क्योंकि ये सेक्शन एप्लीकेबल किस पे, उस पे जिसका टर्नओवर मोर देन 50 करोड़ है। अब मैं 50 करोड़ के ऊपर 2% चार्जेस पेमेंट कर दिया दोस्तों, तो कितना ह्यूज अमाउंट का एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाएगा। यानी अब ये तो 50 करोड़ इन्होंने एक प्रिस्क्राइब लिमिट दिया है, अगर उसके ऊपर भी टर्नओवर हो रहेगा तो 2% भी मायने रखता है दोस्तों, बहुत बड़ा एक एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने सेकंड पैराग्राफ में वही बोला है, देखिए हम लोग देख एक बार रीड कर लेते हैं। रिप्रेजेंटेशंस हैव बीन रिसीव्ड stating that the above requirement of the mandatory facility for the payment through the prescribed electronic modes is generally applicable B2C transaction business, which directly deal with the customer. Moreover, since the prescribed electronic mode have a maximum payment limit per transaction or per day, they are not so relevant to B2B business, which generally receive large payment through the electronic modes of payment such as NEFT and RTGS. Mandating such business to provide the facility for accepting payments through prescribed electronic modes would cause administrative inconvenience and impose additional cost। तो जो सारी चीजें मैंने बोला वही इंग्लिश में लिखा हुआ है। अब थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन इशू किया है। अब वो क्लैरिफिकेशन ही बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो थर्ड पैराग्राफ जो है ना, उसी में ही सारी ये सर्कुलर का जो मेन बोलते हैं ना कंक्लूजन, ये थर्ड पैराग्राफ है। अब वो थर्ड पैराग्राफ में उन्होंने क्या बोला है एक बार रीड कर लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। इन अ व्यू ऑफ द अबव, it is hereby clarified that the provision of section 269 SE of the act shall not be applicable to specified person having only business to business transaction, that is no transaction with retail customer, if at least 95% of the aggregate of all amount received during the previous year, including the amount received for sales turnover or gross received, are by mode other than cash। अब देखिए ये कंक्लूजन उन्होंने क्या बोला है कि ऐसा स्पेसिफाइड बिजनेस जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन है, मतलब कोई भी उसका रिटेल, अभी देखिए फॉर एग्जांपल बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन नॉर्मली किसके साथ होता है, क्योंकि इसको एक्सेप्ट पेमेंट एक्सेप्टिंग, इसमें देखिए क्या है ना, ये आपको मैं स्टार्टिंग बताता हूँ, ये सेक्शन में क्या बोलता है कि मैंडेटरी प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स के लिए अपने को ये प्रोविजन आया गया है। तो अब मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं और मैं किसी होलसेल वाले को अगर अपने प्रोडक्ट में सेल करता हूं, तो वो मेरा बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन है, क्योंकि होलसेल रिटेल वाले को करेगा, रिटेलर डायरेक्ट कंज्यूमर को करेगा। तो ऐसे व्यापारी यानी ऐसे बिजनेसेस जो बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन काम कर रहे हैं, जैसे उसमें कौन कौन से आएंगे बिजनेस टू बिजनेस दोस्तों, मैन्युफैक्चरर हो गया, होलसेलर हो गया, रिटेलर आएगा क्या, रिटेलर नहीं आएगा, क्योंकि रिटेलर डायरेक्ट बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है, जब वो सेल करता है तो बिजनेस टू कंज्यूमर हो जाता है। तो B2B ट्रांजेक्शन अगर उसमें B2B ट्रांजेक्शन नहीं है, ओनली B2B स्पेसिफाइड, देखिए क्या मेंशन है, सॉरी कंफ्यूज नहीं करता हूं आपको, 269 SE of the act shall not be applicable to specified person having only B2B ट्रांजेक्शन, मतलब ऐसा आपका बिजनेसेस है जिसमें आप सिर्फ B2B ट्रांजेक्शन ही करते हो, B2C ट्रांजेक्शन है ही नहीं, मतलब आप डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल ही नहीं करते हो, तो वो आपके ऊपर 269 SE एप्लीकेबल ही नहीं है। और आपका 95% ऑफ द एग्रीगेट टर्नओवर जो है वो आपको पूरा की पूरा डिजिटल पेमेंट्स होता है, अदर देन कैश होता है। तो ये कंक्लूजन था दोस्तों। तो B2 अगर आपने B2C आपका सेल्स होता है, मोर देन 5% सेल्स होता है, तो डेफिनेटली आपके ऊपर ये सेक्शन एप्लीकेबल है। फिर आपको जो भी स्पेसिफाइड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मोड्स है उस तरीके से आपको पेमेंट्स एक्सेप्ट करना है, नहीं तो आप ये प्रोविजंस आप फॉलो नहीं करेंगे, फिर उसके बाद आपको पेनल्टीज, इंटरेस्ट पेनल्टीज वगैरह लग सकती है। तो यही सारी चीज एक्सप्लेन करना था दोस्तों आप लोग को। होप आप लोग को सारी चीजें समझ में आ गई रहेगी। दोस्तों एक चीज मैंने नोटिस किया हो कि मैं रेगुलर अपडेट नहीं हूँ, उसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर्स भी कम हो रहे, तो प्लीज रिक्वेस्ट है, आपने इतना सपोर्ट किया तो कुछ दिन और, क्योंकि ये रमजान खत्म हो जाएगा तो मैं रेगुलर अपडेट होने लग जाऊंगा, रेगुलर वीडियोस पोस्ट करूंगा दोस्तों। जैसे मेरा पेरोल में भी काफी कुछ वीडियोस बाकी है, पेरोल की जो सीरीज मैंने स्टार्ट किया हो तो उसमें भी कुछ वीडियोस बाकी है, वो भी डेफिनेटली रमजान के बाद मैं पोस्ट कर दूंगा दोस्तों। अगर आप पेरोल सीखना चाहते हैं तो वो सीरीज देख सकते हैं,
प्रैक्टिकल आप लोग प्रैक्टिकली किस तरीके से पेरोल रन होता है वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताया हूँ। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस ये वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों। आपको इनकम टैक्स, जीएसटी, आरओसी कंप्लायंसेस, लेबर लॉ कंप्लायंसेस प्रैक्टिकली सीखने मिलेगा एक ही प्लेटफॉर्म पे, इस चैनल पे। तो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लास्ट वीडियो में भी मैंने यही कहा था कि मैंने ट्रेंड देखा हो, मेरा गूगल जैसे यूट्यूब का एनालिटिक्स देखा हो कि 82% लोग मेरा सिर्फ वीडियो देखते हैं दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, उसमें आपका ही दोस्तों आप लोग अपडेट रहेंगे, आपके साथ मैं भी अपडेट रहूंगा कि जो भी इनकम टैक्स से रिलेटेड, जीएसटी, लेवल ऑफ कंप्लायंस से रिलेटेड जो भी चीजें होती है, इश्यूज होते हैं, केस लॉ होते हैं या नोटिफिकेशन होते हैं, अमेंडमेंट होते हैं, सारी चीजें मैं अपडेट करता हूँ। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको कोई डाउट्स है तो वो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे अबाउट चैनल के अबाउट सेक्शन में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करके अपने डाउट्स या क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और प्लीज बेल आइकन भी दबा दीजिएगा क्योंकि जैसे ही मैं अपलोड करूंगा वीडियो आपको फर्स्ट नोटिफिकेशन जाएगा। क्योंकि आप लोग ने इतना मेरे को मोटिवेट कर दिया, इतनी बार आपने बोल दिया कि सर आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हो, आप अपडेट नहीं रह रहे हो, इसकी वजह से आज गुस्से में मैंने 2 वीडियो बना दिया। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने जीएसटी नोटिफिकेशंस का अपलोड कर दिया और ये सेकंड वीडियो आप लोग को मैं यानी ये भी अपलोड, यानी बहुत सारी इस ये इनकम टैक्स का सोचा था कल मैं बनाऊंगा, लेकिन मैं बोला फिनिश करता हूँ, जो भी है अप टू डेट आपको करके रखता हूँ। अब जो भी मेरी जो सीरीज है, जितनी भी सीरीज इनकम टैक्स से रिलेटेड, पेरोल से रिलेटेड सीरीज है, वो डेफिनेटली यानी ईद के बाद मैं अपलोड करना चालू करूंगा। तो प्लीज दोस्तों इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए प्लीज यार, अनसब्सक्राइब मत करो यार, बुरा लगता है आप लोग के लिए इतना, यानी फ्री एजुकेशन, मेरा मकसद है फ्री एजुकेशन आप लोग को प्रोवाइड करना है, वो भी विद प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। आप लोग अनसब्सक्राइब कर देते हो यार, इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है अनसब्सक्राइब मत करो, जुड़े रहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत जल्दी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है। तो यहाँ पे वीडियो मैं खत्म करता हूँ दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।